मैं शिव कुमार बोस स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पर। जैसा कि आपको विदित है, अपने मनोविज्ञान विषय स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर अपने टॉपिक चल रहा था बेटा अधिगम। और अधिगम की अपने 13 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज क्लास नंबर 14, जिसके अंदर बेटा अपने सिद्धांत चल रहा था अधिगम के सिद्धांत नंबर 2 चल रहा था, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसके बारे में अपने कहाँ प्रयोग किया, किस पे प्रयोग किया, कहाँ के मतलब मनोवैज्ञानिक थे, और उसके अंदर मुख्य जो शब्दावली थी जो पावलोव के द्वारा दी गई थी, उन चीज़ों को अपने बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद अपने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जो शैक्षणिक जो महत्व है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्लास नंबर 14 और उसके अंदर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। तो आज अपना टॉपिक है बेटा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। तो जैसा कि अपने बात करें अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की, तो जिसके प्रतिपादक अपने बात की थी कि प्रतिपादक जो है वो कौन है, वो है पावलोव। तो इसके अंदर क्या कुछ है, तो इसके अंदर पहला जो महत्व है उसकी अपने चर्चा करते हैं। नंबर 1 कि प्राणी तभी सीखता है, प्राणी तभी सीखता है जब वह सीखने के लिए तत्पर या सतर्क हो, मतलब एक्टिव हो। तो ये बिल्कुल बात सही है। कहने का मतलब है कि इसका पावलोव का मानना ये है कि व्यक्ति तभी सीख सकता है जब वो सीखने के लिए क्या हो, तत्पर हो। जब तक वो समय जानने के लिए अगर तत्पर नहीं होगा, कार्य करने के लिए समय अगर तत्पर नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, अधिगम नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरा जो इसका महत्व है, शिक्षण में सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो कहने का मतलब देखो, शिक्षण जो सहायक सामग्री जो होती है बेटा वो 3 प्रकार की होती है। श्रव्य व दृश्य, ऑडियो व विजुअल। जिसको क्या कहते हैं बेटा, ऑडियो और विजुअल। अब सर्वे दृश्य सामग्री का मतलब क्या है कि शिक्षण सामग्री 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा सर्वे सामग्री,
दूसरी होती है बेटा दृश्य सामग्री, और तीसरी होती है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री। अब इसका मतलब क्या है कि श्रव्य सामग्री का मतलब ये होता है, श्रव्य सामग्री मतलब एक ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसके अंदर केवल सुना जा सके, जिसके अंदर केवल सुना जा सके, वो जो शिक्षण सामग्री होती है वो श्रव्य होती है। जैसे अपने रेडियो की बात करें, मतलब ऐसी शिक्षण सामग्री जिसमें केवल सुना जा सके, वो श्रव्य सामग्री होती है। दृश्य का मतलब होता है जिसमें केवल देखा जा सके, जिसके अंदर केवल देखा जा सके, वो दृश्य सामग्री होती है। और ऐसी शिक्षण सामग्री जिसके अंदर सुना भी जा सके और देखा भी जा सके, वो होती है बेटा श्रव्य दृश्य सामग्री। जिसके अंदर अपने मोबाइल फोन की बात करें श्रव्य दृश्य सामग्री, या टीवी की बात करें तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का जो प्रयोग है ना, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षण सामग्री मानी गई है बेटा, वो मानी गई है श्रव्य दृश्य सामग्री। और श्रव्य दृश्य सामग्री का जो प्रयोग किया गया है वो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर के आधार पर ही किया गया है। अब इसके अंदर श्रव्य सामग्री कौन सी यूज की गई है, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर श्रव्य सामग्री की बात पूछे तो श्रव्य सामग्री तो अपने इसके अंदर प्रयोग की गई है बेटा घंटी। और दृश्य सामग्री अगर आपसे कोई पूछे तो वो है बेटा भोजन। तो पहला महत्व है बेटा, प्राणी तभी सीख सकता है जब वो सीखने के लिए क्या हो, तत्पर हो। दूसरा, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की है बेटा, 3 प्रकार की, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। उसके बाद है तीसरी बात, अगर इसकी बात करें अनुबंधन के आधार पर संबंध स्थापित होता है। संबंध स्थापित होता है। किसके आधार पर बेटा, अनुबंधन का मतलब होता है कंडीशनिंग। अब कहने का मतलब, अनुबंधन का मतलब होता है कि जब किसी भी कार्य की, अगर हमारे सामने अगर किसी भी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो पुनरावृत्ति के आधार पर ही क्या स्थापित होता है बेटा, अनुबंधन स्थापित होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति के आधार पर, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करने वाला है यहां, पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित होता है। अगर कोई भी कार्य जिसके अंदर के अपने किसी भी कार्य को अगर बार बार दोहराया जाए तो उनके बीच में क्या हो जाता है बेटा, संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये बात कर रहे थे अपने पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब होता है संबंध स्थापित होना। उसके बाद बेटा 4 नंबर अगर बात करें, भाषा सीखने व सिखाने में, भाषा सीखने व सिखाने में यह सिद्धांत उपयोगी है। भाषा सीखने व सिखाने में यह सिद्धांत उपयोगी है, क्योंकि भाषा क्या है, भाषा एक अर्जित प्रक्रिया है। भाषा क्या है बेटा, एक अर्जित प्रक्रिया है। तो भाषा क्या होता है कि किसी भी शब्दों की अगर बार बार पुनरावृत्ति करते हैं ना, तो वही क्या होती है, लैंग्वेज होती है। अब जैसे अपने किसी छोटे बालक को बार बार अपने बोलते हैं कि बोल बेटा पप्पा बोल, दद्दा बोल, तो इन शब्दों की बार बार क्या करते हैं बेटा, पुनरावृत्ति करते हैं। तो पुनरावृत्ति के आधार पर जो भी उनकी लैंग्वेज जो होती है वो क्या है कि बालक सीखना स्टार्ट कर देता है। तो भाषा सीखने व सिखाने में ये सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद बेटा
नेक्स्ट जो है बेटा इस सिद्धांत द्वारा वह संबंधी मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। अब कहने का मतलब है कि देखो भय संबंधी, अब बहुत सारे अपने समाज के अंदर क्या है बेटा भ्रांतियां हैं, जैसे बिल्ली के रास्ता काट देना बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो ये क्या है बेटा एक भ्रांति है। अब कहने का मतलब इसके अंदर हुआ क्या है कि इसके अंदर अनुबंधन स्थापित हुआ है, क्योंकि अपने क्या पढ़ा है कि अपने पूर्वज कह रहे हैं, मतलब कभी भी इस तथ्य पर या इस संप्रत्य पर अपने पहुंचने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमारे बड़ों के द्वारा ये बात बोली गई तो हमने ग्रहण कर ली, हमने इस बात की क्या कर ली, हमने आगे बोला, तो ये हमारे क्या कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कहने का मतलब इनकी क्या हुई है कि जैसे बिल्ली का रास्ता काट देने पर क्या हुआ, एक अनुबंधन स्थापित हो गया, क्योंकि हमारे दादाजी इसी प्रकार की बात को बोलते थे, उसका प्रभाव अपने पिताजी पर, फिर अपनी पीढ़ी पर। कहने का मतलब अगर ये एक प्रकार की क्या समाज में भ्रांतियां हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो अगर इस संबंध को, अगर इस भय को आप क्या करना चाह रहे हो, समाप्त कर रहे हो, मतलब इस भ्रांति को आप दूर कर सकते हो, इसके लिए क्या करें आप कि जैसे ही अपने क्या करें इसके ऊपर सत्यापन करके देखें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब इस सिद्धांत द्वारा, क्योंकि ये जो है बिल्ली का रास्ता काट देना ये एक प्रकार की भ्रांति है, तो इस मानसिक भ्रांति को क्या कर सकते हो आप, दूर कर सकते हो। अब दूर करने के लिए क्या करें आप, जैसे ही मतलब ड्राइविंग कर रहे हो किसी प्रकार से, अगर आपको लगता है कि बिल्ली के रास्ता काट देने पर ऐसा अशुभ कार्य होगा, तो आप वहां उसको क्या लागू करके देख लो। अगर जैसे ही आप इसको लागू करके देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो इसमें भ्रांति ऑटोमेटिक क्या होगी, आप दूर हो जाएगी। उसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट है आदत का जो निर्माण है। आदत का निर्माण आदत का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। आदत का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। कहने का मतलब आदत जो बनती है ना, आदत का मतलब होता है, आदत क्या होती है, अर्जित होती है। मतलब किसी भी कार्य को अपने बार बार जब दोहराते हैं ना, किसी भी कार्य की बार बार अपने पुनरावृत्ति करते हैं, तो वो क्या होती है बेटा, आदत होती है। तो आदत का निर्माण किसी सिद्धांत पर, क्योंकि इसके अंदर जैसे घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लार, कहने का मतलब इसमें क्या हुई, बार बार पुनरावृत्ति हुई, तो वो क्या बन जाती है, हमारी आदत। तो बहुत सारे शब्दों की क्या होती है, जैसे बार बार अपने शब्दों की पुनरावृत्ति करें ना, कोई भी चीज अपने बार बार दोहराएं, तो वो हमारी क्या हो जाती है बेटा, आदत बन जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा, इसी सिद्धांत के आधार पर, मतलब इसके अंदर ये बोला जाता है कि केवल पुनरावृत्ति जो है ना, कि अपने क्या है कि बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। जैसे कई अध्यापकों के क्या होता है कि कई जो अध्यापक जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कुछ नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक को बोल दिया कि तू तो गधा है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे बालक को बार बार, बालक को क्या है कि बार बार शब्दों की, अगर जैसे गधा बोल दिया, गधा बोल दिया, इन शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति कर दी ना, तो बालक क्या करता है, समय को क्या समझने लग जाता है, गधा समझने लग जाता है। मतलब उसके अंदर क्या आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है। जैसे ही हम किसी को उसको काम बोलते हैं तो कहता है, वो सामने से क्या कहता है कि मैं तो गधा हूं। कहने का मतलब बार बार, कहने का मतलब ये है कि बेटा अपने को बार बार ऐसे शब्दों की क्या नहीं करनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। मतलब जो नकारात्मक जो शब्द है, नकारात्मक जो शब्द है वो क्या करने, उन शब्दों की बार बार क्या करनी नहीं चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में क्या कर लेता है, बार बार पुनरावृत्ति होगी तो उसका क्या होगा, अनुबंधन स्थापित हो जाएगा। जैसे बालक ने अनुबंधन कर लिया कि बालक को अपने बार बार क्या कर रहे हैं, मतलब नकारात्मक शब्दों का बार बार अपने प्रयोग कर रहे हैं, तो बालक ने क्या कर लिया, उस शब्द के साथ क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया। जैसे मैंने बताया कि अपने बार बार उसको गधा बोल रहे हैं, तो वो अब क्या समझने लग गया, जैसे अपने को कार्य बोलेंगे कि बेटा आप ये कार्य कर दो, तो वो बालक नहीं करेगा, उसको तुरंत जवाब दे देगा कि सर मैं तो गधा हूं, मैं ये कैसे कार्य कर सकता हूं। तो कहने का बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति हुई
तो उसका क्या बेटा अनुबंधन स्थापित हो गया। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है कि आदत का निर्माण जो है इसी शब्दों इसी सिद्धांत पर आधारित है। और 7 नंबर पॉइंट है कि हमें बार बार नकारात्मक शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, जिससे क्या है कि व्यक्ति के अंदर बालक के अंदर क्या है कुंठा उत्पन्न हो जाती है। तो ये बात भी अपने लिख सकते हैं। अध्यापक को बार बार नकारात्मक शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर बालक कुंठित हो जाता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी चाहिए। कहने का मतलब अपने बात कर रहे हैं बेटा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, जिसके बारे में मैं एक बार आपको और बता दूं। एक इसमें महत्व और है, अपने पढ़ लेते हैं। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। अब कहने का मतलब है यांत्रिक तरीके का मतलब है किसी यंत्र के द्वारा सिखाने का ये प्रयास करता है। ये जो सिद्धांत है किसी यंत्र के द्वारा या किसी भौतिक सुविधा के द्वारा सिखाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो अभी अपने पढ़ रहे थे बेटा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। तो पहला अपने पढ़ा कि प्राणी तभी सीख सकता है जब वो सीखने के लिए क्या हो बेटा, तत्पर हो। अगर कोई बालक सीखने के लिए तैयार नहीं है, समय जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं है, तो उसका अधिगम नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा अपने महत्वपूर्ण बात की कि शिक्षण में सर्वदर्शी जो सामग्री का प्रयोग है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। और अगर पूछा जाए कि शिक्षण के अंदर जो सर्वदर्शी सामग्री है वो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे श्रेष्ठ जो शिक्षण विधि है, या शिक्षण अपने ये बोल सकते हैं कि शिक्षण के अंदर सबसे श्रेष्ठ जो शिक्षण सहायक सामग्री मानी जाती है वो मानी जाती है बेटा सर्वे और दृश्य। तो सर्वे दृश्य जो सामग्री का जो प्रयोग हुआ है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो फिर मैंने बताया कि सर्वे सामग्री कौन सी होती है, ऐसी शिक्षण सामग्री जिसमें केवल सुना जा सके वो होती है सर्वे सामग्री। और दृश्य का मतलब केवल देखा जा सके, और सर्वे दृश्य का मतलब होता है कि जिसमें सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। तो जैसे सर्वे के लिए कौन से इस सिद्धांत के अंदर घंटी का प्रयोग किया गया है, और दृश्य के लिए बेटा भोजन का। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट। फिर अपने बताने का प्रयास किया कि पुनरावृत्ति के आधार पर क्या होता है बेटा, अनुबंधन। अगर किसी भी शब्द की अपने बार बार क्या करें, पुनरावृत्ति करें अगर, या बार बार दोहराएं, तो क्या होता है बेटा, अनुबंधन स्थापित होता है। उसके बाद क्या है कि भाषा सीखने व सिखाने में भी ये सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। जैसे कोई भी अपने लैंग्वेज सीखते हैं तो बार बार क्या करते हैं, उन शब्दों की क्या करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। तो बार बार पुनरावृत्ति के बाद भी क्या होता है, भाषा को सिखाया जा सकता है। उसके बाद है कि इस सिद्धांत के द्वारा जो भय संबंधी जो मानसिक भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। उसके बाद बेटा आदत का निर्माण, आदत जो बनती है, आदत एक क्या है, आदत अर्जित प्रक्रिया है। आदत क्या है, अर्जित है। और आदत का मतलब है किसी भी कार्य को, एक ही कार्य की बार बार दोहराना, वो क्या होती है, हमारी आदत या हैबिट होती है। तो आदत का निर्माण भी क्या होता है बेटा, इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि कोई भी कार्य, एक ही कार्य को अगर बार बार अपने पुनरावृत्ति करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो वो क्या है बेटा, हमारी आदत होती है। उसके बाद है कि अध्यापक को बार बार नकारात्मक शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया भी था
कैसे शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या कर लेगा बालक, उनसे अनुबंधन स्थापित कर लेगा और बालक क्या हो जाएगा बेटा, कुंठित हो जाएगा। तो ये सिद्धांत अपने पढ़ा अधिगम का सिद्धांत नंबर 2, जिसको अपने कंप्लीट कर लिया है। अब अपने पढ़ेंगे अधिगम का सिद्धांत नंबर 3, जिसका नाम है बेटा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत। तो चलते हैं अपने अधिगम के सिद्धांत नंबर 3 के ऊपर। तो अधिगम के 2 सिद्धांत अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपने चलते हैं अधिगम के सिद्धांत नंबर 3 पर। तीसरा सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत। अब इसके क्या क्या नाम है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। पहले अपने बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, अपने इसकी भूमिका जानने का प्रयास करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत। तो बात करते हैं बेटा, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक जो हैं, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है स्किनर। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, स्किनर। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि स्किनर का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे स्किनर का पूरा नाम है, वो है बेटा पुरहस फ्रेडरिक स्किनर। बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। और तीसरी इसके अंदर बात पूछी जा सकती है कि ये निवासी कहाँ के थे। तो इसके अंदर बेटा अपने को याद करना है, ये जो निवासी थे वो थे बेटा अमेरिका के। तो अपने जानने का प्रयास किया बेटा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया बेटा, स्किनर, जिसका पूरा नाम है बेटा बुरहस, जिसको बीएफ स्किनर यानी बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, और कहाँ के हैं, अमेरिका के। और प्रयोग किस पे किया था, अगर ये पूछे कि ये सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया, प्रतिपादित किया गया, तो ये सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया बेटा, तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया 1938 के अंदर। के अंदर। और अगर आपसे कोई पूछे कि प्रयोग किस पे किया गया था, तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था बेटा चूहे और कबूतर पर। चूहे और कबूतर पर। अब चूहे पर प्रयोग कब किया था, चूहे पे प्रयोग किया था बेटा 1938, और कबूतर पे जो प्रयोग किया था वो किया था 1943। तो इतनी बात आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। एक बार दोबारा बताता हूँ कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत अधिगम का तीसरा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसका प्रवर्तक कौन है बेटा, बीएफ स्किनर। क्या नाम है, बीएफ स्किनर। पूरा नाम क्या है, बी से बुरहस, एफ से बेटा फ्रेडरिक स्किनर। निवासी कहाँ के है बेटा, अमेरिका के। प्रतिपादित कब किया गया ये सिद्धांत, 1938। प्रयोग किस पे किया गया बेटा, चूहे व कबूतर पर। चूहे और कबूतर पर। कब चूहे पर जो प्रयोग किया गया है वो कब किया गया बेटा, 1938। और कबूतर पर जो प्रयोग किया गया बेटा वो कब किया गया बेटा, 1943 पे। अब इस सिद्धांत के अंदर क्या था, तो अपने बात करते हैं। और इस सिद्धांत के जो उपनाम है
वो अपने जानने का प्रयास करते हैं कि सिद्धांत के क्या क्या उपनाम है। तो चलते हैं बेटा, उपनाम। तो इसको बोला जाता है बेटा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो नाम है बेटा, इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है आरएस टाइप का सिद्धांत, आरएस टाइप थ्योरी। या इसको अपने कह सकते हैं आर टाइप थ्योरी। तो पहला नाम क्या है बेटा, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा है बेटा आरएस टाइप थ्योरी, या इसका नाम क्या है बेटा टाइप आर सिद्धांत, या इसका नाम क्या है बेटा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और एक बहुत ही शानदार इसका नाम है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो है बेटा नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए कंडीशनिंग थ्योरी, अगर पूछे कंडीशनिंग थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो भी कौन है, स्किनर है। तो अपने कई नाम इसके और भी नाम है इसके। इसको कहा जाता है बेटा कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। या इसका नाम है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। तो इस प्रकार से अपने क्या किया, इसके नाम जानने का प्रयास किया। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है उसके क्या क्या नाम है, तो पहला है बेटा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। नाम क्यों पड़े सारी बातें अपने करेंगे। दूसरा है बेटा आरएस टाइप थ्योरी। आर का मतलब है इसके अंदर आर फोर है रिस्पॉन्स, और एस का मतलब है स्टिमुलस, मतलब अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। और आर का मतलब फिर यहां है बेटा रिस्पॉन्स। फिर है बेटा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या इसका बहुत ही शानदार जो नाम है बेटा वो है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, या इसको कहा जाता है कंडीशनिंग थ्योरी, या इसका नाम है कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, या इसका नाम है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। तो ये थे बेटा इसके सिद्धांत के उपनाम। अब इसका जो प्रयोग था वो क्या था उसके बारे में अपने जानने का प्रयास करते हैं कि स्किनर ने अपना प्रयोग क्या किया। और तो बात करते हैं अपने। तो बात करते हैं अपने इसके प्रयोग की। तो इन्होंने क्या कुछ प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या लिया, एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर क्या किया बेटा, चूहे को बंद कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, जैसे इस प्रकार का एक बॉक्स था,
जिसको बॉक्स या अपने पिंजरा भी बोल सकते हैं, आप बॉक्स बोल दीजिए या पिंजरा, और उसका नाम इन्हीं के आधार पर इसका नाम रखा गया था स्किनर बॉक्स। और इसके अंदर किसको बंद कर दिया? चूहे को। इसके अंदर चूहे को बंद कर दिया। स्टोव